सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। बच्चों आज है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन का डे 7। पिछले वीडियो लेक्चर में डे 6 में हमने साइंस में वेक्टर एनालिसिस की बात की थी। उसमें मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट थे उनको बता दिए थे, उनपे जो भी क्वेश्चंस थे एक आध दो कराए थे। आज हम वेक्टर एनालिसिस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे और उसके बाद नए टॉपिक को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। चलिए पहला जो क्वेश्चन बच्चों है वो है कि दो फोर्स हैं F1 और F2, ठीक है। F1 और F2 दो फोर्स हैं, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो 3 न्यूटन है, ठीक है। जो F1 का मैग्नीट्यूड है वही F2 का है, दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, परिमाण बराबर है। कहता है बच्चों कि इसका जो योग का परिणामी है, योग का परिणामी मतलब F1 और F2 को जब जोड़ा जा रहा है तो उनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो भी 3 न्यूटन आ रहा है। समझ रहे हैं क्वेश्चन को? कह रहा है F1 और F2 दो वेक्टर हो गए, उनका जो मतलब मैग्नीट्यूड है वो 3 न्यूटन है और उनके योग का परिणामी भी 3 न्यूटन है। कहता है कि इनके बीच का कोण बताइए, इनके बीच का कोण बताइए, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन F1 एंड F2। क्वेश्चन क्लियर है सबको? ए की वैल्यू दिया है 30, बी दिया है 60, सी दिया है 90 और डी दिया है 45। क्या करेगा बच्चा? अब बताइए जल्दी से। बहुत अच्छे, करेंगे कुछ नहीं सर, वही करेंगे जो आपने वीडियो लेक्चर नंबर 6 में बताया है। क्या बताया है भाई? जो लोग नहीं देखे हैं पहले वीडियो लेक्चर नंबर 6 देख लें। टाइप करें आलम फाउंडेशन क्लासेस यूट्यूब पर, प्लेलिस्ट से जाकर के देख लें वो वीडियो लेक्चर नंबर 6 पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का पढ़ा है भाई, देख लीजिए ध्यान से। अब यहाँ पे देखिए F बराबर हम जानते हैं √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। पढ़े? दो वेक्टर के बीच का कोण, बीच का परिणामी। यहाँ परिणामी R की जगह F लिखा और इसका परिमाण कितना है? 3। अच्छा, F1 का मान भी 3 स्क्वायर, इसका भी 3 का स्क्वायर, यहाँ 2 × 3 2 × 3 × cos थीटा। थीटा तो चाहिए ही चाहिए। चलिए अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का होल स्क्वायर करिए तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, ठीक। और यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 प्लस 2 × 2 = 6, 6 × 3 = 18 cos थीटा। अच्छी बात है, ये तो खत्म हो जाएंगे। ये आएगा तो -9 = 18 cos थीटा। को समझ में आया? ये 9 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, खत्म। ये 9 इधर आएगा तो -9 हो जाएगा। हमें cos थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा? -9/18 ऐसा हो जाएगा। ये 18 नीचे जाएगा। अब क्या करोगे बच्चा? अब क्या करेंगे? cos थीटा = -1/2। cos थीटा = बताइए कितने डिग्री का मान -1/2 होता है? बताइए फटाक से बताइए। यस, cos 120 अंश का मान -1/2 होता है। तो थीटा कितना आ गया बच्चों? 120 डिग्री। अगर दोनों वेक्टर 120 डिग्री पे होंगे तो जो उनका रिजल्टेंट आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा? 3 न्यूटन आ जाएगा। पॉज करके नोट करिए, ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन आपसे कराने वाला हूं। क्वेश्चंस की तरफ पढ़ा जाए। वेक्टर P और वेक्टर Q दो वेक्टर हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। तो कहता है कि P और Q अगर दो वेक्टर हैं तो इनके योग का जो अधिकतम परिणामी आता है, क्या आता है? अधिकतम परिणामी, अधिकतम परिणामी। और इसका जो न्यूनतम परिणामी आता है, क्या क्या आता है? अधिकतम परिणामी और न्यूनतम परिणामी। इन दोनों का जो रेशियो है वह है 3:1। क्वेश्चन समझ में आया कि P और Q दो वेक्टर्स हैं फोर्स के, इन दोनों का जो अधिकतम परिणामी और न्यूनतम परिणामी आता है उसका अनुपात 3:1 है। बच्चों अभी मैंने पढ़ाया यार, मैं बार बार कह रहा हूं, आप मेरे वीडियो लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट को ढंग से सीख जाइए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कोई भी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आपका गलत नहीं हो सकता और आप बहुत इजी वे में कर ले जाओगे। यार करना क्या है? कॉन्सेप्ट ही तो लगाना है। दो वेक्टर का परिणामी अधिकतम कब होगा? P + Q होगा। वाह क्या बात है। न्यूनतम कब होगा? जब P - Q होगा। अब इन दोनों का अनुपात 3:1 है। करिए भाई P + Q संबंधित P - Q = 3:1। इसको या करके क्या लिख सकते हैं? P + Q / P - Q = 3/1। बस हल हो जाएगा। P और Q के बीच का रिलेशन ही पूछा है उसमें, तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखिए तो P + Q = 3P - 3Q। अब P को इधर लाइए तो P - 3P = -3Q माइनस का Q। इसमें -2P बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? -4Q। माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो P = 2 × 2 2 × 4, P =
2q। ऑप्शन में p बराबर जहां 2q होगा वो ट्रिक कर लेंगे। क्या था इसमें? कुछ नहीं था, आपको बस कॉन्सेप्ट, जिसको नहीं पता है कॉन्सेप्ट ना पागल हो जाएगा बेचारा, क्या करेगा, कहां से ढूंढ के लाएगा अधिकतम परिणामी। अभी मैंने आपको बताया कि दो वेक्टरों का अधिकतम परिणामी उनके योग के बराबर होता है, न्यूनतम परिणामी उनके अंतर के बराबर होता है। ये तो आपको पिछले वीडियो लेक्चर नंबर 6 में पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, डे 6 में, तो प्लीज आप उसको जाके देख लीजिए। अगर नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे टाइप करना आलम फाउंडेशन क्लासेस, जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट से। प्लीज इसको पॉज करके नोट करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़े बच्चों। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है? अगले क्वेश्चन में बड़ा इंटरेस्टिंग बात कहता है कि एक आदमी है, ठुमनई है, 60 डिग्री के कोण पर, कितने डिग्री के कोण पे? 60 डिग्री के कोण पर उत्तर पूर्व दिशा में 20 मीटर चलता है। किस डायरेक्शन में कह रहा है बच्चों? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 20 मीटर चल रहा है बस। और आपसे पूछ रहा है कि पूर्व दिशा में चली गई दूरी बताओ। क्या पूछ रहा है आपसे? पूर्व दिशा में चली गई दूरी, दिशा में चली गई दूरी। अब सोचिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डायरेक्शन वाला, नहीं सीखे थे, आप सिखा रहा हूं, ध्यान दीजिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 20 मीटर गया है, ये माइनस नहीं है यार। तो क्या करोगे? पहले आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन दिखाना आना चाहिए। तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। हिंदी में बोले तो ये उत्तर होगा, ये दक्षिण होगा, और ये क्या होगा बच्चों? ये पूरब होगा, और ये क्या होगा बच्चों? ये पश्चिम होगा। ठीक है, क्या आपको इतनी बात समझ में आई? चलो, कहता है कि उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में 20 मीटर, कितने डिग्री के कोण पे? 60 डिग्री। अगर ये एंगल नहीं दिया होता ना, तब क्या करते? बीचों बीच से बना देते। ठीक है, मतलब ना तो उत्तर ना तो पूरब, दोनों के बीच से जाता, 45 डिग्री का कोण बनाते, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है? 90। अब कह रहा है कि वो 60 डिग्री के कोण पे गया है। कोई बात नहीं बच्चा, बना लिया। ये 60 डिग्री पर कितना मीटर गया है? 20 मीटर। ठीक है, यहाँ तक मान लीजिए गया होगा। अच्छा, अब कह रहा है पूर्व दिशा में चली गई। यार क्या पूछ रहा है? कुछ समझ में आया क्या पूछ रहा है? वही तो पूछ रहा है जो मैंने आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में पढ़ाया है। कहाँ पढ़ाया है? डे 6 में। देखिए ना, 20 मीटर ये चली गई दूरी हो गई। आपसे यही तो पूछ रहा है कि पूर्व दिशा में चली गई दूरी क्या होगी। यार यही तो पूछ रहा है ना, इस वेक्टर का ये कंपोनेंट बना लो ना। तो पूर्व दिशा में चली गई दूरी क्या होगी? पूर्व दिशा में चली गई दूरी क्या हो जाएगी? बोलो ना भाई। हो जाएगा 20 cos 60 अंश। समझे? तो cos 60 का मान क्या होता है बच्चों? बताओ। 1/2। ये खत्म। कितना मीटर आ गया? 10 मीटर। ऑप्शन आपका कौन कौन सा दिया था बता देते हैं, ताकि आप इसे आइएगा मान। ए बराबर 10 मीटर, बी बराबर दिया था 10/2 मीटर, सी बराबर दिया था 20/2 मीटर, डी बराबर दिया था 20 मीटर। तो कौन सा सही हुआ? 10 मीटर। अच्छा, ए वाला अगर बच्चों ये कह देता कि उत्तर दिशा में चली गई दूरी बताओ, तो क्या करते? उत्तर दिशा में चली गई दूरी बताना होता तो cos थीटा के बजाय क्या ले लेते? sin थीटा, क्योंकि थीटा के पास वाला cos थीटा और थीटा से दूर वाला क्या होता है? sin थीटा होता है। प्लीज इसको पॉज करके नोट करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलिए बच्चों, बोर्ड पे दिख रहा है आपको अगला क्वेश्चन। दो बल है P1 और P2, इनका जो रिजल्टेंट है वो P2 से 90 डिग्री पर है। ठीक है, दो बल है P1 और P2, इनका जो रिजल्टेंट है वो P2 से 90 डिग्री पर है। तो इसका परिमाण, अच्छा, तथा इसका परिमाण यानी रिजल्टेंट का परिमाण, परिणामी का जो परिमाण है वो P2 के समान है। लो, तो P1 पूछ रहा है क्या होगा, मतलब P1 और P2 के बीच का रिलेशन। कोई बात नहीं बच्चों, पहले डायग्राम देखो। मान लो ये P2 है, मुझे नहीं पता कि इधर ही होगा कि किधर होगा, वो तो सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। और ये जो मेरा है रिजल्टेंट है R, और ये मेरा बन जाएगा क्या? P1। ठीक है, अब कहता है कि जो PR है वो इस P2 से 90 डिग्री पर है। ये तो समझ में आ रहा है। कह रहा है कि जो P1 और P2 का परिणामी है वो P2 से 90 डिग्री पर है। P2 से 90, तो P2 से 90 डिग्री पे हो गया कि नहीं हो गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है बच्चों। अगर ये 90 डिग्री पे है और कहता है कि जो इसका परिणामी है वो P2 के बराबर है, मतलब वेक्टर P2 और वेक्टर R बराबर है, तो उसमें इनका मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी कि नहीं होगी? बताइए। कह रहा है कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, क्योंकि जो इसका परिमाण है वही तो इसका परिमाण होगा। परिमाण समान होने पर वेक्टर की जो लंबाई होती है, तीर की लंबाई, वो समान होती है। तो अब इस कंडीशन में ये दोनों समान हो गए, तो कौन सा त्रिभुज बना बच्चों?
समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बना? समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बना? समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। और अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल बराबर होगा, और ये 45 होगा, ये 45 होगा। समझे बात को? तो जब दोनों एंगल 45 हो गए, अब आपसे पूछा है कि P2 क्या होगा, सॉरी P1 क्या होगा। कोई बात नहीं भैया, ये वाला एंगल थोड़ा फाइंड कर सकते हैं क्या आप? बताइए। एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण, कोई बात नहीं, 45 घटा दीजिए, 135 डिग्री। अब आइए मेरे साथ काम करिए। क्या होगा बच्चों? आपने पढ़ा है R बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसी पर काम करिए, बहुत जल्दी से हल हो जाएगा। R की जगह हमारा P2 है, P2। a की जगह क्या है? P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2p1 P2 cos 135। अब आप कहोगे कि सर P1 और P2 के बीच का कोण रखना था 45, आप 135 क्यों रखे? अभी पता चल जाएगा बच्चों, रीजन है उसका। 45 भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो इसका स्क्वायर करिए, P2 स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो इसका वर्ग होगा, कड़ी हट जाएगा। P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2p1 P2 cos 135। अब कमाल की बात क्या होगी? ये P2 खत्म। अच्छा, ये इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस P1 स्क्वायर बराबर cos 135 माइनस 1 होता है तो माइनस 2p1 P2 इंटू 1/2 एक माइनस 1/2 होगा। अब देखिए बच्चों, माइनस माइनस फिर खत्म। अब देखिए, एक P1 से एक P1 खत्म, तो P1 बराबर क्या बच गया? 2p2/2। क्या ऑप्शन में है क्या? कहीं नहीं। इसका रेशनलाइजेशन करिए, हर का परिमीकरण करने आता है? नहीं आता है तो मेरा वीडियो देख लीजिए, डे 2 का पढ़ाया हूं। P1 बराबर क्या हो जाएगा? 2p2 अपॉन √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ये तो होता है हर का परिमीकरण। तो P1 बराबर ये 2 बन जाएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा तो करणी में 2 क्या बचेगा? P2। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? करणी में 2 P2, सी ऑप्शन इज। तो जितना पढ़ाया है ना थ्योरी, तैयार रहेगा तो कोई क्वेश्चन भी फंसेगा नहीं, सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इत्मीनान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। एक जहाज है, उत्तर पश्चिम दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति कर रहा है, तथा उत्तर पूर्व दिशा में वायु जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति कर रही है। तो जहाज की वास्तविक गति, कोई बात नहीं बच्चा, फिर हम वही काम करेंगे। आइए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हिंदी समझते रहना। अब कह रहा है उत्तर पश्चिम दिशा में 80 किलोमीटर, ये उत्तर हुआ, ये पश्चिम हुआ, इसमें 80 किलोमीटर जा रहा है। चलो भाई 80 किलोमीटर की रफ्तार से जाओ, ये गया, ये इसका 80 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार हो गया। ठीक है बच्चों? अच्छा, ये कितना एंगल बना लेगा? 45। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल नहीं दिया। पिछले क्वेश्चन में 60 डिग्री दे दिया था, नहीं देगा तो हमने कहा था बीचों बीच से ले जाएंगे। और वायु जो है उत्तर पूर्व दिशा में जा रही है, चलिए उत्तर पूर्व ये होगा। यहाँ भी, ये भी कितना डिग्री बनाएगी? 45। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, ये 45, ये 45, तो अब दोनों कितने एंगल पे हो गए? 90 डिग्री पे। तो जहाज की वास्तविक गति क्या होगी बताइए ना? जहाज की वास्तविक गति आपको पता है ना, जब मान लीजिए आप साइकिल लेकर के आप इधर जा रहे हैं और हवा इधर बह रही है, तो आप साइकिल बहुत धीमी गति से चला पाएंगे, बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो हवा है वो आपकी गति का विरोध करेगा। लेकिन अगर आप इधर ही हवा साइकिल चला रहे हैं और हवा भी इधर ही बहता है, तो आप क्या करते हैं? भगवान को 2-400 आशीर्वाद दे देते हैं, मतलब आपकी रफ्तार तेज हो जाती है। तो जहाज की वास्तविक गति क्या हो जाएगी बच्चों? इन दोनों का आप क्या करिए? वर्गमूल निकालिए। तो कड़ी में 80 का स्क्वायर वर्ग करके जोड़ करके वर्गमूल निकाल लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर cos 90 तो 0 हो जाना है, तो c स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 8 6400 प्लस 3600, और 6400 में 3600 जोड़ के बताओ मेहनत से 10,000 जो जोड़ा बन गया, तो क्या हो गया? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका क्या हो गया बच्चों? आंसर आ गया। तो अभी तक मैंने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में जो वेक्टर एनालिसिस से मुझे लगा कि कठिन क्वेश्चन है या जो पूछे जा सकते हैं, मैंने उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो बहुत कठिन क्वेश्चन, लेकिन मुझे जो लगता था मैंने वो डिस्कस किया। छोटा सा कॉन्सेप्ट है वेक्टर एनालिसिस का भी मैं बता देता हूँ। इसके बाद मैं अभी आपको अगला चैप्टर फिजिक्स का ही शुरू करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे, कल इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं वेक्टर एनालिसिस की कुछ और कॉन्सेप्ट की, फटाफट सीख लीजिए। दिस इज द लास्ट वन। जैसे अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनके डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज 0 होंगे। तो ए और बी परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट 0 होंगे। ठीक है,
तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है तो दो वेक्टर पैरेलल हैं। ये पैरेलल का चिन्ह है समांतर का और ये लंबवत का। तो दो वेक्टर अगर लंबवत है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। अगर समांतर है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा 0। ये दो इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अच्छा, अगला सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपसे कह दे कि आई कैप क्रॉस जे कैप निकालेंगे तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो किस दिशा में हो जाएगा। तो मैंने अभी जो पहले पढ़ाया था उसके बेसिस पे तो आप कर लोगे कि वो क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। हाँ, दो वेक्टर के बीच का कोण कैसे निकालेंगे, ए और बी के बीच का कोण कैसे निकालेंगे, के बीच का कोण बताओ, बीच का कोण बताओ। देखो क्या पूछ रहा है, ए और बी के बीच का कोण बताओ। क्या क्या दिया है, कह रहा है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 3, मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 2 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू व्हाट, वेक्टर ए डॉट 3 और ये 4, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 6। तो इनके बीच का कोण कैसे निकालेंगे, तो पढ़ा था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसकी वैल्यू आपको गिवन है 6 ए बी 4 इंटू 3 कॉस थीटा, 12 नीचे तो 6/12 इक्वल टू कॉस थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू 1/2 cos थीटा इक्वल टू व्हाट, cos 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू व्हाट 60 डिग्री। तो दिस वन इज द होल अबाउट वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस में इससे ज़्यादा क्वेश्चन मैं तो कह सकता हूँ कि नहीं आएगा और बिल्कुल 100% क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन आया था कि जो शून्य वेक्टर होता है उसकी दिशा क्या होती है, मैं आपको पढ़ाते समय बता दिया था कि उसकी दिशा अनिश्चित होती है। प्लीज़ इन सभी चीज़ों को पॉज करके नोट करिए। तो आज मैं शुरू करता हूँ नया टॉपिक, नया चैप्टर। चलिए बच्चों, आज अब शुरू करते हैं फिजिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है मोशन, गति। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आप बहुत अच्छे से बचपन से पढ़ते आए होंगे। मैं आपको इसमें कुछ नया भी सिखाऊंगा, उम्मीद यही रखिए। मोशन में सबसे पहला आता है मोशन क्या होता है आप तो जानते होंगे, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। तो चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, किसी भी बॉडी की पोजीशन अगर समय के सापेक्ष बदल रही है तो इसका मतलब वो मोशन कर रहा है। ठीक है, समय के साथ उसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आएगा वो आएगा बच्चों डिस्टेंस। आप डिस्टेंस के बारे में क्या जानते हैं, दूरी क्या होती है। और दूसरा आएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्कस करते चलते, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। डिस्प्लेसमेंट चूँकि सिलेबस में है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, बहुत बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं। इसमें भी काफ़ी लोग गलती करके आते हैं क्योंकि वो बस ओवर कॉन्फिडेंस में है, IIT निकालेंगे, पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है, पाथ फॉलोड बाय द मूविंग बॉडी, गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई, तय की गई पथ की लंबाई, अधिकतम लंबाई भी कह सकते हैं। ठीक है, और विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो न्यूनतम दूरी ही क्या है आपके लिए, विस्थापन है। ये आप दोनों बातें समझ सकते होंगे। विस्थापन जो है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। जैसे इनिशियल पोजीशन अगर किसी चीज़ की यहाँ पे है, ध्यान से समझिए, ये इनिशियल पोजीशन है एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। तो दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। यही इसका विस्थापन है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। और पथ की लंबाई का मतलब ये हो, जैसे ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। ठीक है, और वो ऐसे यूं ऐसे करके जा रहा है, ऐसे मतलब मन नहीं कर रहा है ऐसे सीधा सीधा जाने का, खूब टहलते घूमते जा रहा है दोस्त यार से मिलते हुए। तो क्या होगा भाई, इनिशियल से फाइनल पोजीशन पर वो इस रास्ते भी जा सकता था, ये सुंदर सा ब्रिज बना हुआ है उस पर भी जा सकता था वो, लेकिन वो ब्रिज के रास्ते नहीं जाना चाहता, वो ऐसे बाई रोड ऐसे पता नहीं कैसे कैसे जा रहा है। तो ये उसके लिए क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा, ये इसके लिए दूरी कहलाएगा। ठीक है बच्चों, इसकी भी यूनिट जो होगी वो क्या होगी, मीटर होगी। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। इसकी भी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ये बातें समझ में आ रही है, बहुत इजी है यार। और क्या है कि दूरी जो है हमेशा ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है। क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ठीक है, सदैव धनात्मक, ये हमेशा धनात्मक होगा। और विस्थापन क्या होगा, ये पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा
कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों हो सकता है। तो एक बहुत ही अच्छा कमेंट है, इसके बारे में आप ऐसे समझ लें कि अगर मैं दूरी बटा विस्थापन निकालूं, दूरी बटा विस्थापन निकालूं, तो इसका मान सदैव 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। क्योंकि यार दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं। जैसे यही अगर कोई बॉडी ए से यहाँ पे गया है, कोई आदमी है यहाँ पे बेचारा आराम से, लॉकडाउन है, अपने घर जा रहा है ऐसे सीधा रास्ता पकड़ के, तो यहाँ से यहाँ गया, सीधा सीधा गया, तो अगर वो ऐसे सीधा सीधा गया तो यही उसके लिए डिस्टेंस है और यही उसके लिए डिस्प्लेसमेंट है। तो यही अगर डिस्टेंस और वही डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, यही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, तो दूरी और विस्थापन का अनुपात 1 आ जाएगा। लेकिन हमेशा जो दूरी है, जैसे इस कंडीशन में दूरी ज़्यादा होगी और विस्थापन क्या होगा, कम होगा। देखो ये कम होगा ना, और ये लंबाई नापो, नापते नापते थक जाएंगे, बहुत लंबा है। तो जाहिर सी बात है कि दूरी ज़्यादा होगी, विस्थापन कम होगा, तो इसका अनुपात 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा हुआ है, ठीक है। और एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि दूरी जो होता है वो 0 हो सकता है, लेकिन विस्थापन कभी भी दूरी 0 नहीं हो सकता, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों हो सकता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, चलिए सीखते हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या है, हाँ, कि जो दूरी है आपकी, ठीक है, ध्यान से समझिए, जो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, जो दूरी की हम बात कर रहे हैं, वो विस्थापन से ज़्यादा होगी, ये तो हमने पढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो दूरी है वो वृत्ताकार पथ पर क्या होती है, वृत्ताकार पथ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिख लीजिए अभी मेरे आप YouTube चैनल से जो पढ़ रहे हैं उसको देख लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूरी जो है वो वृत्ताकार पथ पर क्या होगी, एक संपूर्ण चक्कर में, एक संपूर्ण चक्कर में क्या होगी, 2 पाई r होगी, 2 पाई r होगी, जहां r क्या है, उस वृत्ताकार पथ की क्या है बच्चों, त्रिज्या है। समझ रहे बात को, यानी कि कोई यहाँ से चला बेचारा आराम से एकदम टहलते घूमते, ऐसे गरीब आदमी ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला ऐसे आया इस सर्कुलर पाथ पे होते हुए और यहीं पहुँच गया, तो ये इसकी दूरी क्या होगी, एक पूरा चक्कर लगाएगा, एक संपूर्ण चक्कर में, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, 2 पाई r होगी। ये ध्यान रखिएगा, पाई का मतलब समझ रहे, 3.14 या 22/7, r उसका रेडियस है, समझ रहे हैं। अगर वो वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो एक संपूर्ण चक्कर में चली गई दूरी 2 पाई r होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ कि एक संपूर्ण चक्कर में विस्थापन क्या होगा, तो एक संपूर्ण चक्कर में विस्थापन क्या हो जाएगा बच्चों, विस्थापन वृत्ताकार पथ पर शून्य होता है, शून्य होता है। कोई आदमी 20 चक्कर मार ले किसी वृत्ताकार पथ पे, तो उसके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। इसको एकदम खोपड़ी में बैठा लीजिए अपने दिमाग में। और अगर वो क्या करता है, 1 रिवोल्यूशन करता है उसी सर्कुलर पाथ पे जिसका रेडियस r है, तो उसके द्वारा जो चला गया दूरी होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई r। अगर आधा चक्कर तय कर रहा होगा तब क्या होगा यार, आधा चक्कर तय करेगा तो कितना होगा, आधे चक्कर में, पहले इतना पॉज करके नोट करो फिर बताता हूँ, थोड़ा सा मिटा लूँ क्या, हो गया, पॉज करके नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। अच्छा, अगर आधे चक्कर की बात करें तब क्या होगा, चलो आओ देखते हैं आधे चक्कर में क्या कमाल है भाई। तो अगर आधे चक्कर की बात करें, ये सर्कुलर पाथ हुआ, इस पर अगर आधा चक्कर की बात करें, जैसे ए से बी पे गया, ठीक है, ये इसका रेडियस कितना था, r, तो कोई आदमी यहाँ से चला बेचारा, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो आधे चक्कर में जो दूरी होगी, आधे चक्कर में जो दूरी होगी वो होगी पाई r, क्योंकि पूरे चक्कर में 2 पाई r है, रेडियस सॉरी कैपिटल R है ना, कैपिटल R। और आधे चक्कर में अगर हम विस्थापन पूछेंगे तो वो बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है, वो कितना हो जाएगा, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक चलेगा, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुई, ये r और ये r, तो कितना हो जाएगा, 2r, ठीक है, यानी उसके व्यास के बराबर। 2r का मतलब समझ रहे हैं ना, उसका क्या लेना होगा, डायमीटर लेना होगा, उसका व्यास लेना होगा। अब जैसे कोई आदमी कह दे कि एक आदमी है जो 22 सेंटीमीटर त्रिज्या पर, कितना सेंटीमीटर भाई, 22 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पे, आदमी नहीं यार मजा नहीं आ रहा, 22 सेंटीमीटर ना कहो, 22 मीटर कहो, 22 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर, बिल्कुल हो सकता है। वो क्या करता है, 5 चक्कर लगाता है, कितना चक्कर लगाता है, 5 चक्कर लगाता है, ठीक है। तो दूरी बताओ, अब बताओ कितना दूरी होगा,
तो एक चक्कर में जो दूरी होती है वो 2πr होती है। 5 चक्कर में 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सोच के बताइए फटाक से। ये मैं इरेज कर सकता हूँ, बताओ भाई। 5 चक्कर में दूरी कितनी आ जाएगी, एक चक्कर में चली गई दूरी 2πr होगी, तो 5 चक्कर में 10πr रख लो मान। 10π का मान 22/7 गुणे r का मान 22, मल्टीप्लाई करिए, आंसर आपका आ जाएगा। जो भी आंसर है मीटर में आएगा। अगर मैं यही 5 चक्कर में विस्थापन पूछूंगा तब क्या हो जाएगा, तो भैया 5000 चक्कर लगवा लो, विस्थापन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एक चक्कर में 0 तो 5 चक्कर में 0। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक और चीज़ मैं पूछ लेता हूँ आपसे, मान लीजिए इस सर्कुलर पाथ है, ठीक है, इसका जो डायमीटर है वह है बच्चों 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर डायमीटर है। इसकी एक चक्कर लगाने में ध्यान दीजिए, एक चक्कर लगाने में 15 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है, 15 मिनट, 15 सेकंड लगता है, 15 सेकंड लगता है। ठीक है, तो बताइए कि 75 सेकंड में या 60 सेकंड में, या ऐसे कर लीजिए, हाँ 75 सेकंड ही ले लीजिए, चलिए 75 सेकंड में चली गई दूरी। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कुछ नहीं है भाई, एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है, 15 सेकंड। तो 75 सेकंड में चली गई दूरी, तो 75 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, तो लिखेंगे 75 सेकंड में चक्कर क्या हो जाएगा, 75 सेकंड में चक्कर बराबर 75/15। एक सेकंड में, एक चक्कर में 15 सेकंड, एक चक्कर लगाना है तो 15 सेकंड लेगा, तो 75 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, 15 × 75, 5 चक्कर। वही वाला क्वेश्चन तो हो गया, बस आप कर लो यार। 2 × 22/7 × r की वैल्यू 14, क्योंकि आपको मालूम है ना जो त्रिज्या होती है वो व्यास का आधा होती है, तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो 7 हो जाएगा, सॉरी 2πr 7 सेंटीमीटर, और गुणे कितना हो जाएगा 5। एक चक्कर में इतना होगा तो 5 चक्कर में कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, 5 × 10 220 सेंटीमीटर। तो बहुत ईजी है, आपको बस ये ध्यान देना होगा कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, प्लीज़ इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, तो फिर मैं आगे आपको बताऊं। चलिए बच्चों, अब आइए दो नए चीज़ों के बारे में सोचते हैं। एक आता है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, घबराओ मत बच्चों, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आगे मिलने वाली है, घबराओ मत। चाल तथा वेग, ग्राफ से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूँ जिस पे आपके क्वेश्चंस होंगे, तो पढ़ते रहिए। चाल तथा वेग, स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, चलिए दोनों को ऐसे ही जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा। चाल की बात करते हैं तो चाल क्या होता है, स्पीड क्या होता है, तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है, चाल। तो चाल क्या होगा, स्पीड क्या होगा, दूरी बटा समय। और जो हमारा वेग होगा, वेलोसिटी होगी, वो क्या होगा, विस्थापन बटा समय। दोनों की यूनिट सेम होगी। ठीक है, इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। थोड़ा सा इजी है इसलिए थोड़ा स्पीड के साथ पढ़ा रहा हूँ। इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है बच्चों, जो आप चाल का यूनिट लिखोगे वही तो यूनिट आप वेग का भी लिखोगे, मीटर पर सेकंड। बहुत आसान है। अगली बात करें कि जो चाल है, ठीक है, यह सदैव धनात्मक होती है। सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। और ये क्या हो सकती है, ये पॉजिटिव, निगेटिव एंड ज़ीरो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकती है, यानी कि जो वेग है वो क्या हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और क्या हो सकता है बच्चों, शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ रही होगी कि किसी वस्तु का जो वेग है वो क्या है, विस्थापन बटा समय। अच्छा, वेग क्यों आता है, किसी वस्तु के वेग की बात कब करते हैं, जब उसका डायरेक्शन बदल रहा हो समय के साथ। वेग की बात करेंगे जब उसकी डायरेक्शन में चेंज हो रहा, क्योंकि जब डायरेक्शन चेंज होगा तो जाहिर सी बात है कि वो क्या होगा, उसमें वेलोसिटी आएगी। पर्टिकुलर डायरेक्शन पर्टिकुलर समय में होगा, फिर पर्टिकुलर डायरेक्शन इन अ पर्टिकुलर समय, एक समय में किसी और दिशा में, एक समय में किसी और दिशा में, बार बार उसकी दिशा चेंज हो रही है। ठीक है, तो चाल और वेग बहुत ही मामूली से टॉपिक्स थे जो हमने अभी आपको कवर कराए, तो बहुत आसान है। लेकिन अगर बात करें एवरेज स्पीड की, औसत चाल की, ध्यान से समझिए बच्चों, औसत चाल क्या होगा। औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। घबराइए मत, मैथ में भी चाल समय पढ़ना है, कुल दूरी बटा कुल समय, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है उसमें। यहाँ क्या होगा, औसत वेग, ये क्या हो जाएगा, ये कुल विस्थापन बटा कुल समय हो जाएगा। ठीक है,
टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और यहाँ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा। क्यों, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा? बिल्कुल। अब ध्यान दीजिए, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है, तात्कालिक या तात्क्षणिक क्या होता है? तात्कालिक या तात्क्षणिक, क्षणिक चाल, ठीक है, किसी समय विशेष पर जो चाल होती है, याद रखिए, किसी क्षण, क्षण का मतलब यहाँ समय से है, किसी समय विशेष पर वस्तु की चाल, वस्तु की चाल क्या कहलाएगी? तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल कहलाएगी। और यहाँ पे जो होगा तात्कालिक या तात्क्षणिक वेग क्या होगा? तात्कालिक या तात्क्षणिक, इंस्टेंटेनियस बोलते हैं बच्चों, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये भी वही बात होगी, किसी क्षण विशेष पर, किसी विशेष क्षण पर, क्षण का मतलब यहाँ समय से है, किसी विशेष समय पर वस्तु का क्या? वस्तु का वेग। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपको बताऊं औसत चाल कैसे लिखेंगे, तो v बार बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, कुल दूरी बटा कुल समय। इसी तरह औसत वेग को यहाँ से भी, सॉरी औसत चाल, औसत वेग को भी अगर v से ही दिखाएं, v एवरेज, ठीक है, यहाँ पे एवरेज लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यहाँ एस विस्थापन को दिखा रहे हैं, यहाँ एस दूरी को दिखा रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन से कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर हमें तात्क्षणिक चाल या तात्क्षणिक वेग लिखना है, तब हम इसको कैसे लिखते हैं? ध्यान दीजिए, तब लिखते हैं v इक्वल टू डी एस अपान डी टी, लिमिट लगा करके आता है, ठीक है, v इक्वल टू डी एस अपान डी टी। यहाँ भी वही चीज़ आता है, यहाँ भी v बराबर क्या लिखेंगे? डी एस अपान डी टी, ठीक है। ये मैं समझाऊंगा अभी कुछ देर बाद आपको कि डी एस अपान डी टी को कैसे हैंडल करना है। तो स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ बातें हैं, ठीक है, प्लीज़ पॉज करके इसको फटाफट नोट करिए, तो एक्सेलरेशन पढ़ लिया जाए। चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन का, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है? त्वरण क्या होता है? बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आपने, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटा समय, आपने पढ़ा होगा, वेग परिवर्तन बटा समयांतराल, ऐसे बोलते हैं आप, समयांतराल, ठीक है बच्चों। त्वरण को अगर हम ए से दिखाएं, वेग परिवर्तन को डेल्टा वी से, तो डेल्टा टी, ये औसत त्वरण आएगा, ठीक है। अगर हम तात्कालिक या तात्क्षणिक त्वरण की बात करें, तात्कालिक या तात्क्षणिक त्वरण की बात करें, तात्क्षणिक, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? तात्क्षणिक त्वरण की बात करें तो हमें मिल जाएगा ए बार। देखिए कैसे लिखते हैं, पहले समझ लीजिए, आज बता ही देता हूँ आपको। अभी ए बराबर हो जाएगा, जो हमारा तात्कालिक या तात्क्षणिक त्वरण जो होगा वो क्या होगा? औसत त्वरण को हम ए से दिखाएंगे, लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी समय का जो गैप है वो जीरो के बहुत नजदीक है, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, जीरो हो जाने पे तो कमाल की चीज हो जाएगी, इनफाइनाइट, जीरो के बहुत नजदीक है, गैप ऑफ टाइम इज वेरी लो, ठीक है। देन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और इसको लिखेंगे ए बराबर डी वी अपॉन डी टी। अभी बताऊंगा इसका चक्कर, मत परेशान हो यार, ये डी वी अपॉन डी टी का चक्कर बहुत आराम से हल कराएंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई तात्क्षणिक त्वरण की। इसका मात्रक बहुत इत्मीनान से याद रखिए, इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका और कौन सी राशि है? ये मैंने आपको लिखवाया था, सदिश राशि है, डे 6 में पढ़ाया था, तो ये बताया था कि मैं कौन सी राशि है? त्वरण आपकी सदिश राशि है, ठीक है। इसको भी आप पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब कुछ बातें और त्वरण से रिलेटेड कर लेते हैं। त्वरण में हम बात करते हैं मंदन की, रिटार्डेशन की। मंदन क्या होता है? ठीक है, मंदन का मतलब होता है कि जब वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा हो, ठीक है, यानी कि त्वरण क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा, त्वरण ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि वस्तु का वेग क्या होगा? समय के साथ घट रहा होगा। तो जब वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा होगा तो इसका मतलब बॉडी में रिटार्डेशन है, डी एक्सेलरेशन है। क्या है? वहां पे मंदन है। कभी कभी आएगा एक समान त्वरण। एक समान त्वरण क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अभी बात करेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि जब समय के साथ वेग में परिवर्तन समान हो, यानी समान समय में समान वेग में परिवर्तन हो। जो उसके वेग में परिवर्तन है बॉडी के, वो क्या हो?
समान हो। तो एक समान त्वरण का मतलब हुआ कि समान समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन क्या हो बच्चों, एक समान हो। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो एक समान त्वरण क्या होगा, जब वस्तु के वेग में परिवर्तन एक समान होगा तो एक समान त्वरण होगा। ठीक है, और जब वस्तु के वेग में परिवर्तन ऐसे हो कि समय के साथ वेग घट रहा हो तो वो क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन हो जाएगा। और समय के साथ वेग बढ़ रहा हो तो वो एक्सेलरेशन होगा, वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, इतनी बातें हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो मैंने 3 बातें लिखी हैं, एक पॉइंट और छूटा है उसे भी लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही कहा था लास्ट तक बने रहिए तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। कहता है कि एक समान त्वरण से, इन्हीं पे सवाल है और इनको अगर समझ गए तो सवाल समझ गए। एक समान त्वरण से यानी देयर इज द नो, कह सकते हैं एक्सेलरेशन जीरो भी नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन ऐसा है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, ना एक्सेलरेशन घट रहा है ना बढ़ रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक समान त्वरण से गतिमान अगर वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है, यानी समय के साथ वेग में परिवर्तन समान है, तो गतिमान वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग क्या है, v है, तो उसका औसत वेग क्या होगा। यानी कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u हो और फाइनल वेलोसिटी v हो, प्रारंभिक वेग u हो अंतिम वेग v हो, तो जो उसका औसत वेग होगा वह u + v/2 होगा। दूसरा कहता है कि यदि किसी वस्तु का किसी समय t1 के लिए नियत वेग v1 हो, t1 के लिए नियत वेग v1 हो, यानी कि t1 समय तक उसकी जो चाल है वो v1 रही है। फिर कह रहा है कि इसके अगले अंतराल t2 समय के लिए इसकी चाल v2 रही है, तो उसका जो औसत वेग आएगा वो v1 t1 + v2 t2/t1 + t2 आएगा। थर्ड, यदि कोई गतिमान वस्तु एक निश्चित दूरी, मान लीजिए निश्चित दूरी है, ठीक है, यस, और इसकी आधी दूरी जो है, यस की आधी दूरी यानी s/2, ठीक है, इसको क्या करता है, वो v1 स्पीड से कवर करता है और फिर उतनी ही आधी दूरी को वो v2 स्पीड से कवर करता है। तो पूछ रहा है औसत वेग क्या होगा, वो क्या हो जाएगा 2v1 v2/v1 + v2। ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको पॉज करके नोट करिए, जल्दी करिए बच्चों। चलिए बच्चों लास्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। यदि कोई गतिमान वस्तु, इसलिए मैंने इसको नहीं मिटाया है, ध्यान से समझिएगा, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहां कह रहा है कि एक फिक्स डिस्टेंस है, ठीक है, और उस फिक्स डिस्टेंस की आधी डिस्टेंस को वो v1 स्पीड से चल रहा है और फिर दूसरी आधी को वो v2 स्पीड से चल रहा है। देखो पहली आधी को v1 से और दूसरी आधी को v2 से। मान लो ये 20 मीटर था तो उसने 10 मीटर तय करने के लिए मान लो 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चला और फिर अगले 10 मीटर को तय करने के लिए वो 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चला। तब आपसे पूछ रहा है कि और औसत वेग बताइए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है, देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझिए ध्यान से। इस कॉन्सेप्ट में है कि कोई गतिमान वस्तु पहले आधे समय अंतराल को v1 वेग से, मान लीजिए a से b पे जाना है और ये फिक्स है कि a से b तक जाने में उसको 10 मिनट लगना है, ठीक है, तो पहले आधे समय अंतराल पर यानी पहले 5 मिनट तक, ठीक है, वो v1 रफ्तार से चलता है और दूसरे आधे समय अंतराल पे दूसरे आधे 5 मिनट में ही समय सेम रहेगा क्योंकि उसी टोटल टाइम का आधा किया गया है, वो v2 रफ्तार से तय करता है। तो औसत वेग क्या हो जाएगा v1 + v2/2। जब गणित में भी हम बच्चों आपको चाल और वेग पढ़ाएंगे ना, ठीक है, तो वहाँ देखिएगा ये सारे कॉन्सेप्ट वहाँ भी अप्लाई होंगे, यही अप्लाई होंगे, कोई बहुत नया चीज़ नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ इन सभी चीज़ों को पॉज करके नोट करिए। बढ़ते हैं आज क्वेश्चंस की तरफ। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो सबसे बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्राफ, ठीक है। अगर मैं किसी ग्राफ की बात करूं, किसी भी ग्राफ को हम एक्स वाई दो ही एक्सेस पर रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में 2D ग्राफ ही इंपॉर्टेंस है, 3 डायमेंशनल की बात नहीं करना है, एक्स और वाई एक्सिस की बात कर रहा है। मान लीजिए कोई ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, सरल रेखीय ग्राफ है, थीटा एंगल एक्सिस के साथ बना रहा है। यहाँ पे 2 चीज़ें, किसी ग्राफ की 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। एक उसके द्वारा कवर किया गया एरिया, ध्यान से समझ लीजिए, उसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र फल उस ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरा उसका स्लोप, उसकी ढाल, दूसरा उसका जो स्लोप है, जो उसकी ढाल है,
तो किसी भी ग्राफ की दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, उस ग्राफ का एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे? एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस से। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस कैसे करना है। एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस कैसे करना है? अगर वो शेप क्या बना रहा है, ट्राइंगल शेप बना रहा है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? 1/2 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऐसे कर लेंगे। स्क्वायर बना रहा है तो भुजा का वर्ग हो जाएगा, रेक्टेंगल बना रहा है तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगी। तो ये तो बात होती है कि वो किस तरह की बात आपसे कर रहा है उस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, ग्राफ में ये पहली बात आपको याद रखनी है। दूसरा, उस ग्राफ का क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी बताया, उसका स्लोप इंपॉर्टेंट है। स्लोप मतलब ढाल। ढाल कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे हमेशा tan थीटा से। वो क्या होगा? y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, y एक्सिस अपॉन s एक्सिस। तो दो चीजें हो गई, किसी ग्राफ से दो बातें इंपॉर्टेंट है। उस ग्राफ का एरिया क्या होगा? x एक्सिस इंटू वाई एक्सिस। उसका एरिया जो देगा उस ग्राफ में देखना होगा कि किसके किसके बीच का ग्राफ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस ग्राफ का स्लोप क्या देगा? tan थीटा। कैसे निकालेंगे? y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। चलो आओ बच्चों, कुछ एग्जांपल से समझाता हूं आपको। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार चीज, ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारी बातें मैं बताने वाला हूं अभी आपको। देखिए, मान लीजिए कि ये कोई ग्राफ है, ये आपका है दूरी और समय का ग्राफ है, दूरी और समय का ग्राफ है। पहले एकदम सिंपल ग्राफ ले लो, ठीक है, थीटा एंगल पर, एक्स हो गया, ये वाई हो गया। इस ग्राफ से क्या समझ पा रहे हो? इस ग्राफ से यही समझ पा रहे हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे दूरी भी बढ़ रही है। ये कैसे भाई? चलिए, हर एक पॉइंट पर देख लीजिए, हर एक पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा? समय डिफर मिलेगा, मिलेगा ना। वैसे ही डिस्टेंस भी आपको डिफर मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। देखिए, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे दूरी बढ़ रही है। एक तो ये बात हो गई, यानी कि दूरी समय का ग्राफ है। इसकी दो चीज़ें होंगी, एक तो होगा इसका ढाल और एक इसका होगा बच्चों एरिया, क्षेत्रफल। तो दूरी समय के ग्राफ के ढाल की बात करें, ढाल क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा कैसे निकालते हैं? y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। y एक्सिस पे कौन है? दूरी, और x एक्सिस पे कौन है? समय। दूरी बटा समय क्या होता है? चाल। यानी कि हम एक बात समझ गए, वाह क्या बात है, हम एक बात समझ गए बच्चों कि अगर हमें दूरी समय ग्राफ दिया हो, कौन सा समय ग्राफ दिया हो? दूरी समय ग्राफ दिया हो, तो दूरी समय ग्राफ में रेखा की ढाल, रेखा की ढाल क्या बताती है? चाल बताती है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आया? क्या मतलब है भाई? tan थीटा दूरी बटा चाल। आप दूरी रखिए और चाल से भाग दीजिए। इस ग्राफ में क्या है? समय के साथ साथ दूरी में ही तो परिवर्तन है। तो इस ग्राफ का जब स्लोप निकाला तो क्या बताया? y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। वो क्या बता रहा है? चाल। तो दूरी समय ग्राफ में जो उसकी ढाल होती है वो क्या बताती है बच्चों? चाल बताती है। एरिया क्या बताएगा? आ जाओ, क्षेत्रफल की बात करो, वो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी x एक्सिस इंटू वाई एक्सिस। तो दूरी गुणे समय, आपने कोई पढ़ा है आज तक कोई भौतिक राशि जिसमें दूरी गुणे समय आता हो? कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं प्राप्त होगी, कोई भौतिक राशि प्राप्त नहीं होगी। यानी कि किसी भी ग्राफ में, दूरी समय ग्राफ में उसका ढाल ही इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल से हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए हम एक ग्राफ बना लें, ध्यान से समझिए, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आया होगा क्वेश्चन। ये मैंने बता दिया, ये दो गाड़ी है ए और बी, ए और बी, ठीक है, ये दूरी है और ये समय है। ये दूरी समय का ग्राफ इनका बना हुआ है, ठीक है बच्चों। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि किसकी रफ्तार ज़्यादा है? इसकी रफ्तार वी है, इसकी रफ्तार वी है। कौन ज़्यादा तेज चल रहा है? ए वाला तेज ज़्यादा चल रहा है कि बी वाला तेज ज़्यादा चल रहा है? ऐसे ही दिख रहा है यार। इसका झुकाव क्या है? कम है, यहाँ θ1, ये पूरा θ2, तो θ2 ज़्यादा है θ1 से, ठीक है। मज़े की बात यह है कि जिसका थीटा ज़्यादा होगा, जिसका थीटा ज़्यादा होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। उसकी स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है tan थीटा में थीटा का मान आप जैसे जैसे बढ़ाते जाते हो, tan 0 का मान 0, tan 30 अंश का मान कड़ी 1/3, tan 45 1, tan 60 कड़ी में 3, तो वो 0 से 90 तरफ बढ़ते हो तो वो क्या होता है? मान बढ़ता जाता है।
तो थीटा जिसका ज़्यादा होगा, थीटा जिसका ज़्यादा होगा, जिसका ज़्यादा होगा उसकी चाल ज़्यादा होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, क्या होगी, VB की स्पीड ज़्यादा होगी VA से, B वाले की स्पीड ज़्यादा होगी A वाले से। तो दूरी समय ग्राफ का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया। पॉज करके नोट करिए। चलिए बच्चों, दूसरे कॉन्सेप्ट पर आते हैं, उसको तो ध्यान से समझते हैं। क्या समझना है, जैसे मान लीजिए अगर यही बात मैं विस्थापन समय की करता तो वहाँ पे चाल की जगह क्या दे देता, वो वेग दे देता। चलो अब आते हैं वेग समय ग्राफ में, वेग समय ग्राफ में, ठीक है, बनाओ वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट। वेग समय ग्राफ में ये थीटा हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। वेग समय ग्राफ में यहाँ भी दो चीज़, स्लोप इसका क्या देगा, स्लोप tan थीटा देगा। tan थीटा बराबर क्या होगा, तो tan थीटा वेग बटा समय, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी अपॉन टाइम यहाँ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम ले लें, डेल्टा V अपॉन डेल्टा t ले लें। दो बिंदुओं के बीच जो समयांतराल है उनके बीच में वेग का डिफरेंस ले लें। तो tan थीटा क्या होगा, चेंज इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन देगा। वाह क्या बात है, हम समझ गए कि अगर वेग समय ग्राफ हो, कौन सा समय ग्राफ हो, VT ग्राफ हो, VT ग्राफ हो, तो उसका स्लोप क्या देता है, त्वरण देता है, त्वरण देता, ठीक है बच्चों। अच्छा इस ग्राफ में एक इंपॉर्टेंट बात यह है, ये जो ग्राफ है ना, इसमें ये बता रहा है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे वेग भी बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ एक समान त्वरण से वस्तु चल रही है। इस ग्राफ में एक बात और समझिए कि एक समान त्वरण है, क्या है, एक समान त्वरण है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा दूसरी बात करते हैं बच्चों, अगली बात करें। दूसरी बात अगर मैं करूं कि एरिया की बात करूं, यही VT ग्राफ था, ठीक है, इसका एरिया ले लीजिए, ये वाला एरिया। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस, जैसा मैंने आपसे बोला था। तो एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस क्या है, समय, ये वेग है, तो मैं वेग परिवर्तन या वेग गुणे समय लिख दूं। क्या देगा, वेग गुणे समय, आपने पढ़ा है क्या, बिल्कुल पढ़े हैं भाई। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, आपने पढ़ा था वेग बराबर क्या, विस्थापन बटा समय। तो वेग गुणा समय क्या हो जाएगा, विस्थापन, यानी कि इनका जो एरिया होगा वो मुझे क्या दे देगा, विस्थापन या दूरी दे देगा, ठीक है। तो जब वेग समय ग्राफ हो या चाल समय ग्राफ हो तो उसका एरिया विस्थापन या क्या देगा, आपको दूरी देगा। विस्थापन लिखिए या क्या लिख लीजिए, आपको दूरी देगा। तो VT ग्राफ में जब उसका स्लोप की बात किया जाता है, उसका स्लोप बात करेंगे तो वो एक्सेलरेशन देगा, और उसके एरिया की बात करेंगे तो वो मुझे क्या दे देगा बच्चों, डिस्टेंस दे देगा। क्या आपने इतनी बातें नोट कर ली, चलिए मिटा दूं। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको समझिए। अब आते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे। दिस वन इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, त्वरण और समय के बीच का ग्राफ, थीटा एंगल पे, ठीक है। अब त्वरण और समय के बीच के ग्राफ को अगर थोड़ा एनालिसिस करिए तो बहुत मज़ा आएगा इसको एनालिसिस करने पर। क्या आएगा मज़ा, देखिए यहाँ अगर आप स्लोप लेंगे तो क्या मिलेगा बाबू, यहाँ आप स्लोप अगर लेंगे, छोड़िए इसको, स्लोप क्या होगा, tan थीटा, मतलब एक्सेलरेशन अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। और एक्सेलरेशन अपॉन टाइम दुनिया की कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं देता है, एक्सेलरेशन अपॉन टाइम दुनिया की कोई फिजिकल क्वांटिटीज नहीं देता है, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा हमारे लिए। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसका अगर एरिया निकालेंगे ना, एरिया, तो एरिया क्या होता है, एक्सेलरेशन इंटू टाइम हो जाएगा, एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस, तो एक्सेलरेशन इंटू टाइम। अच्छा एक्सेलरेशन इंटू टाइम क्या होगा, चलो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन इंटू टाइम करूंगा तो क्या देगा, ये देगा चेंज इन वेलोसिटी देगा, चेंज इन क्या देगा, वेलोसिटी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल
त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है? तो वेग परिवर्तन देता है, वेग परिवर्तन देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है, और इसकी ढाल से कोई फायदा नहीं होता है। तो प्लीज इसको भी पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों, मिटाता हूं। अब आते हैं कुछ अन्य ग्राफ्स की तरफ जिनमें हमारा कुछ इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, लेकिन होना भी नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं। एक ग्राफ ऐसा है, एक ग्राफ कुछ ऐसा है। इन दोनों को समझिए। इसमें ये VT ग्राफ ये भी है, ये VT ग्राफ है। इसमें कौन पॉसिबल है, कौन नहीं पॉसिबल है, समझ के बताओ जल्दी जल्दी बताओ बच्चों। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस, कौन सा ग्राफ पॉसिबल है? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि समय यहाँ पे मान लो 10 सेकंड है, तो उस 10 सेकंड पे किसी वस्तु की रफ्तार 0 भी थी, और उसी 10 सेकंड में किसी वस्तु की रफ्तार 20 भी है, उसी 10 सेकंड पे किसी वस्तु की रफ्तार 40 भी है। हाउ इट इज पॉसिबल? एक निश्चित समय पर वस्तु की रफ्तार अलग अलग कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये ग्राफ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, जब उसकी वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाए। इस कंडीशन में वेलोसिटी क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। ठीक है। एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइप स्लोप लेते तो एक्सेलरेशन भी इनफाइनाइट हो जाएगा उसका। एक्सेलरेशन इनफाइनाइट यानी चेंज इन वेलोसिटी इनफाइनाइट हो गई। समझ रहे बात को? ये क्या है? इसका मतलब ये है कि समय बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। यहाँ की वेलोसिटी कांस्टेंट है। इस ग्राफ में क्या कांस्टेंट है? वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन 0 है। तो आपसे एक बात कहेगा, यदि x अक्ष के समांतर XY ग्राफ में, सुन लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, यदि XY ग्राफ में कोई x अक्ष के समांतर रेखा खींची गई है, VT ग्राफ में, XY के लिए VT ग्राफ में x अक्ष के समांतर कोई रेखा खींची गई है, तो इस दशा में त्वरण क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। वेग क्या होगा? कांस्टेंट होगा। समझ गए बात को? ये दो मुख्य बातें थी जो मुझे बतानी है आपसे इस ग्राफ से। चलिए अगली बात करें। इसको मिटा दे बच्चों। चलो अगली, तो चलिए अब अगले ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। यस और टी के बीच का ये ग्राफ मैंने ये ड्रॉ कर रखा है, और यस और टी के बीच का एक ग्राफ मैंने ये ड्रॉ कर रखा है। दिमाग लगाइए कि इस ग्राफ से क्या समझ में आ सकता है। इस ग्राफ में एक तो ये कह रहा है कि टाइम कांस्टेंट है, टाइम स्थिर है, और स्पीड डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। यार समय को रोक दिया, पॉसिबल है क्या? करो आप, पॉसिबल करो, साइंटिस्ट बनो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समय रुक गया और वस्तु में हमेशा उसकी स्थिति बदल रही है। हाउ इट इज पॉसिबल? चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये टाइम ही हटा दिया, तो वेलोसिटी इस समय इनफाइनाइट होगी, और ये वास्तव में नॉट पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल नहीं है। आप कर लो तो अच्छी बात है। अगले वाले में कह रहा है कि टाइम बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी स्थिति में कोई चेंज नहीं है, यानी कि वेलोसिटी क्या है? यहाँ पे 0 है। तो इन दो ग्राफ से और मैंने आपसे बात कर ली। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको पढ़ाया मोशन में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, पढ़ा ना? और फिर मैंने आपसे ग्राफ की चर्चा की। इन सभी बातों को बहुत अच्छे से याद रखिए। अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे मोशन से रिलेटेड अन्य क्वेश्चंस और अन्य टॉपिक्स। मैं कोशिश करूंगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन और मोशन एंड ग्रेविटी, यानी अगला वीडियो लेक्चर जो भी मेरा पड़ेगा डे 8 का, उसमें मैं ये कंप्लीट कर लूँगा, ये मोशन ये पूरा का पूरा कंप्लीट करके फिर मैं आपको केमिस्ट्री शुरू करूँगा। ठीक है। मेरे चैनल पे अगर आप आज नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।